So, good morning, students. Today we are going to start the topic that is the memory management. और ये यूनिट 4 से टॉपिक है आपका and it is very important topic. तो I request you all कि थोड़ा सा concentrate होके बैठिए. इसमें से बहुत सारे questions जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं एज वेल एज ये गेट के लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है. कुछ बच्चे गेट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वहां पे भी मेमोरी मैनेजमेंट में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो फिलहाल आते ही आते हैं, राइट. तो टुडे वी विल डू द बेसिक्स ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट. और इसमें सबसे पहले अगर एक वाइडन जो है सिनेरियो पे कंप्यूटर की बात करें, एक ब्रॉडर सिनेरियो पे कंप्यूटर की बात करें तो हमें पता है कि दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. एक तो सीपीयू बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपको इनिशियली याद होगा कि क्लासेस में हमने इवोल्यूशन ऑफ ओएस पढ़ा था. तो इवोल्यूशन ऑफ ओएस में हमने देखा था कि इनिशियली हमारे पास मेमोरी जो है वो काफी कम होती थी. तो उस दौरान हमें जो है ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स होती थी. धीरे धीरे आपने देखा होगा कि जब भी इवोल्यूशन हम बात करते जैसे जैसे नेक्स्ट जनरेशन हम बढ़ते चले गए वैसे वैसे हमने ये देखा, मतलब नोटिस करा, ऑब्जर्व करा कि मेमोरी की कैपेसिटी को बढ़ाया गया, राइट. तो ये दोनों ही चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक कंप्यूटर के लिए. एक तो सीपीयू बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है. सीपीयू इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज अ लॉजिकल इंजन. जो भी प्रोसेसिंग होनी है, जो कुछ भी परफॉर्म होना है, वो सब कुछ कौन करता है? वो सीपीयू करता है. अब मेमोरी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर हमारे पास स्टोरेज ज्यादा नहीं होगी, अगर हमारे पास स्टोरेज ही ज्यादा नहीं होगी तो इन दैट केस मतलब हम प्रोसेस करने के लिए लेंगे क्या, राइट. उस केस में क्या होता है कि अगर हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम है तो कई बार ऐसा होगा कि सीपीयू को भी जो है वो आइडल बैठना पड़ेगा. ऑब्वियसली बात है क्योंकि जो भी इंस्ट्रक्शन सीपीयू को मिलनी है वो सारी इंस्ट्रक्शंस हम कहाँ स्टोर करके रखते हैं? मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं. और अगर हमारे पास मेमोरी कम है तो हम कम इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रख पाएंगे. और उस केस में सीपीयू उन कम इंस्ट्रक्शंस को जल्दी से एग्जीक्यूट करके, क्योंकि हमें पता है कि सीपीयू जो है हमारी डिजिटल डिवाइस है, तो सीपीयू जो है फटाफट उसे जो है करके प्रोसेसिंग करके और उसको एग्जीक्यूट करके और सीपीयू जो है हमारा आइडल बैठ जाएगा. तो इन दैट केस कहने का मतलब ये है कि जितना इम्पोर्टेंट हमारी सीपीयू की प्रोसेसिंग है उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे पास मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है, राइट. तो यहाँ पे इस जगह पे हम मेमोरी के बारे में बात करने वाले हैं. तो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है. सीपीयू के बारे में हम ऑलरेडी काफी कुछ पढ़ चुके हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमने सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ ली, हमने प्रोसेस पढ़ लिया, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पढ़ लिया. तो इस तरह से जो भी और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी रिलेटेड टू सीपीयू वो सारी चीजें हम कर चुके हैं, राइट. तो सारी चीजें हम प्रीवियसली जो अपने सेशंस में सारी चीजें कवर अप कर चुके हैं. अब बारी है मेमोरी की. मेमोरी में बेसिकली मेमोरी की बात करेंगे तो यहाँ पे मेमोरी में हम कुछ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे कि हमें मेमोरी कुछ इस तरीके की चाहिए. जैसे ये साइज के बारे में बात करें, तीन डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ली गई है यहाँ पे. पहला साइज लिया गया है, दूसरा एक्सेस टाइम है और तीसरा पर यूनिट कॉस्ट है. साइज वी रिक्वायर मोर मेमोरी, मतलब सीधे से हम अभी तक देख भी चुके हैं कि स्टोरेज कैपेसिटी अगर बहुत कम होगी तो इन दैट केस फिर कोई फायदा नहीं होगा. तो हमें क्या चाहिए? स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा चाहिए. तो वी रिक्वायर मोर मेमोरी, हमें ज्यादा मेमोरी चाहिए स्टोरेज की. आपको पता है आजकल की डेट में कितना सारा मतलब जो डेटा है वो हम स्टोर करके रखते हैं, इवन नॉट ऑन द लैपटॉप और डेस्कटॉप. अभी तो आजकल के सिनेरियो में हम फोन पे भी देखते हैं कि हमारा कितना डेटा, और उसके लिए हम अलग से जो है मेमोरी कार्ड का यूज करते हैं, राइट. तो यानी जिस बिग डेटा एरा में हम काम कर रहे हैं और हमें बहुत सारा डेटा चाहिए होता है और बहुत सारा डेटा स्टोर करना होता है, तो उस केस में हमें मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो भी बहुत ज्यादा चाहिए, हमें ज्यादा मेमोरी चाहिए, राइट. लेकिन एक्सेस टाइम की बात करें तो इट शुड बी लेस. एक्सेस टाइम हम अगर आइडियली बात करेंगे तो हम आइडियली कहेंगे कि जब हम मेमोरी में से कुछ फेच कर रहे हैं ना तो हम फटाफट फेच कर लें. मतलब मेमोरी में ऑब्वियसली हमने कोई चीज स्टोर करके कहाँ रखी है? मेमोरी में रखी है. और वो इसलिए रखी है ताकि फ्यूचर में जब भी हमें इसकी जरूरत पड़े तो हम फटाफट जाके मेमोरी में से वो चीज इंस्ट्रक्शन है या जो भी डेटा है हम वो फटाफट एक्सेस कर ले, राइट. तो एक्सेस टाइम हमारा कैसा होना चाहिए? इट शुड बी लेस. एज वेल एज पर यूनिट कॉस्ट की बात करें तो दैट ऑल्सो शुड बी लेस. पर यूनिट कॉस्ट भी जो है मेमोरी की कम. ऑब्वियसली अगर मेमोरी की पर यूनिट कॉस्ट जो है वो ज्यादा होगी तो हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा, परचेसिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, और परचेसिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा तो एक जो नॉर्मल यूजर है वो नॉर्मल यूजर उतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएगा. तो मेमोरी का जो पर यूनिट कॉस्ट है वो भी जो है वो कम होना चाहिए, राइट. लेकिन अगर हम बात करें तो साइज और एक्सेस टाइम की बात करें ना तो कभी हम इसे एक केस में जो है पॉसिबल नहीं है कि हम ये रिक्वायरमेंट मेट कर ले. रीजन
ऑब्वियसली अगर साइज बहुत ज्यादा है, और हम कोई चीज उसमें ढूंढने जाएंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा एक्सेस टाइम जो है वो कम लगेगा? ऑब्वियसली पॉसिबल ही नहीं है। जब कोई ढूंढने के लिए हमें दे दिया गया एक छोटा छोटा सा बास्केट दिया गया और उसमें से कहा गया कुछ ढूंढो, और एक बहुत बड़ा सा बास्केट दिया गया और उसमें से कहा गया कि कुछ ढूंढो, तो किसमें हमारा एक्सेस टाइम कहाँ कम होगा? जो छोटी सी जगह है, जो छोटी बास्केट है, अगर उसमें से हम कुछ ढूंढ रहे हैं तो हम फटाफट हमें दिख जाएगा और हम अपना जो भी हमें रिक्वायर्ड है, जो भी आइटम हमें चाहिए, हम वहां से फटाफट निकाल लेंगे। लेकिन अगर बास्केट बहुत बड़ी है, यानी साइज बहुत ज्यादा है, और उसमें से हमें कुछ ढूंढने के लिए कहा जाएगा, कुछ निकालने के लिए कहा जाएगा, तो हमारा जो टाइम है, एक्सेस टाइम है, वो बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली डेटा जब ज्यादा है तो ढूंढने में ज्यादा समय लगेगा। डेटा जब कम है, डेटा का मतलब आई एम सेइंग अबाउट कि जब कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी तो आप बहुत ज्यादा डेटा उसमें स्टोर कर सकते हैं, और उसमें से फिर रिक्वायर्ड डेटा को जल्दी से ढूंढ पाना वो पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन अगर हमारे पास मेमोरी कैपेसिटी कम है तो हम डेटा वहां कम स्टोर कर पाएंगे, तो जो हमारा रिक्वायर्ड आइटम है वो हम फटाफट जो है वो वहां से निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द साइज एंड एक्सेस टाइम। अगर बात करें तो साइज और एक्सेस टाइम की, अगर हम साइज बढ़ाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? एक्सेस टाइम भी बढ़ जाएगा। हमें एक्सेस टाइम क्या चाहिए? कम चाहिए, इट शुड बी लेस। हमें एक्सेस टाइम कैसा चाहिए? हमें एक्सेस टाइम कम चाहिए, मतलब ऑब्वियसली हमारा टाइम वेस्ट होगा, है ना? हम अगर ज्यादा ढूंढने में समय लगाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो हमें एक्सेस टाइम कम चाहिए। तो जब हम साइज, बड़े साइज की बात करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा एक्सेस टाइम भी बढ़ जाता है, और अगर हम साइज छोटा लेते हैं तो वो हमारा डिजायरेबल नहीं है, वो हमारी डिमांड पूरा नहीं कर रहा है, वो हमारी रिक्वायरमेंट को मेट नहीं कर रहा है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम हिरार्की ऑफ मेमोरी देखते हैं। आप सबको पता है कि हम जो है आज की डेट में ऐसा नहीं कि केवल एक तरह की मेमोरी यूज कर पा रहे हैं। हम आजकल देख रहे हैं कि हम जो अपने कंप्यूटर में वो बहुत डिफरेंट तरीके की मेमोरी यूज कर पा रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, जब भी जैसे सपोज आपने सी में कोई प्रोग्राम बनाया, तो सी में जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो आप उसे सेव करते हैं, है ना? वो सेव कहाँ होता है जाके? वो सेव होता है आपकी सेकेंडरी मेमोरी पे, राइट? और सेकेंडरी मेमोरी जो है हमारी कितनी होती है? बहुत बड़ी होती है। और आजकल के टाइम में आप बात करोगे तो करीबन मतलब 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क भी आप यूज कर रहे हो, है ना? तो इसका मतलब समझो कि आप कितना ज्यादा कैपेसिटी का मेमोरी यूज कर रहे हो, कितना ज्यादा डेटा आप स्टोर कर पा रहे हो। तो आप जो कुछ भी प्रोग्राम फाइल आपने बनाई है ना, तो वो सारी प्रोग्राम फाइल आप कहाँ स्टोर करते हो? वो परमानेंटली स्टोर होती है सेकेंडरी मेमोरी में। लेकिन जब हम उसे एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो एग्जीक्यूट किसके थ्रू होगा? सीपीयू के थ्रू एग्जीक्यूट होगा। तो जब हम सीपीयू के थ्रू से एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? हमने एक ऐसी मेमोरी ले ली है जिसका साइज जो है वो कम है, और उसको हम क्या कहते हैं ना, स्पीड ज्यादा हो जाती है मेन मेमोरी। कैसे हो रही है? एक्चुअली क्या है, सेकेंडरी मेमोरी की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो अगर सीपीयू डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी से ढूंढेगा, यानी ओएस, सीपीयू तो नहीं ढूंढता, सीपीयू तो प्रोसेस करता है। ये काम कौन करता है? ये काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को सीपीयू के लिए अगर कोई डेटा लाना है, प्रोसेस लाना है, इंस्ट्रक्शंस लानी है, और वो सेकेंडरी उसी वक्त जब सीपीयू को एग्जीक्यूट करना है, अगर उसी वक्त वो सेकेंडरी मेमोरी में ढूंढने जाएगा तो एक्सेस टाइम बहुत ज्यादा होगा। और उस केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपका सीपीयू पता चल रहा है वेटिंग मोड में बैठ गया, वो वेट कर रहा है कि अब डेटा मिलेगा, इंस्ट्रक्शन मिलेगी, तब वो जाके उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो उसका सोल्यूशन क्या निकला? उसका सोल्यूशन निकला कि मेन मेमोरी एक मेमोरी कैपेसिटी कम है, एक छोटी जगह मेमोरी की यूज कर रहे हैं, और सीपीयू को जो डेटा रिक्वायर्ड होता है वो पहले से ही सेकेंडरी मेमोरी से उठा के कहाँ ले आते हैं? हम मेन मेमोरी के अंदर ले आते हैं, राइट? यानी फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि सीपीयू को जो इंस्ट्रक्शन के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए जिन इंस्ट्रक्शन की जरूरत है, सीपीयू जिस प्रोसेस पे काम करने वाला है, अभी फिलहाल वो किसी पे काम कर भी रहा है, ठीक है, जिस पे वो काम कर रहा होता है वो आके उसके रजिस्टर्स में स्टोर हो जाते हैं। लेकिन अब उससे आगे भी उसको इंस्ट्रक्शन मिलने वाली है, तो आगे भी जो इंस्ट्रक्शन मिलने वाली है वो पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? सेकेंडरी मेमोरी में से उठा के मेन मेमोरी में प्लेस कर देता है। तो
तो इससे क्या होता है कि जो एक्सेस टाइम है हमारा वो कम हो जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी में सीधे ढूंढने जा रहे थे तो जो उसकी कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, वहां पे बहुत सारे प्रोसेस सेव है, वहां बहुत सारा डेटा सेव है, तो उसमें से अब जो सीपीयू को एग्जीक्यूट करना है उसको ढूंढने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो हमने ये करा कि सीपीयू को जो अभी फर्दर एग्जीक्यूट करना है, अभी फर्दर वो जो एग्जीक्यूट करने वाला है उस प्रोसेस या उस इंस्ट्रक्शन को उठा के सेकेंडरी मेमोरी में से पहले से ही मेन मेमोरी के अंदर रख दिया जाए, राइट। अब और भी ज्यादा जब स्पीड जो है फास्ट करनी होती है तो आजकल पता है हमें कि हम कैश मेमोरी का यूज करते हैं। तो डेटा कहाँ से कहाँ उठ के आ जाता है, कैश मेमोरी हमारी और छोटी होती है, जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो मेन मेमोरी से भी कम है। और इनफैक्ट अगर आप बात करेंगे तो आजकल जो लैपटॉप्स हैं या जो डेस्कटॉप्स हम यूज करते हैं उसमें करीबन 3 लेवल की कैश मेमोरी का यूज करा जाता है, ठीक है। 3 लेवल मतलब यहाँ पे मैंने कैश मेमोरी का एक बॉक्स बनाया, अगर आइडियली बनाना चाहिए तो वहां पे 3 बॉक्सेस बनाने चाहिए। कैश मेमोरी के लिए 3 लेवल आर्किटेक्चर का यूज करा जाता है। तो जैसे जैसे मतलब सीपीयू के पास की मेमोरी में आप जो ऑर्गेनाइजेशन में पास का मतलब मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है कि दिस इज द सीपीयू, तो ऑब्वियसली अगर 3 लेवल कैश की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 बॉक्सेस सीपीयू के बाद 3 बॉक्सेस और कैश मेमोरी के लिए आ जाएगा, राइट। फिर मेन मेमोरी आएगी और फिर सेकेंडरी मेमोरी आएगी, और सीपीयू के अपने भी रजिस्टर्स होते हैं जिनमें जब सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो फर्दर उन्हें ऑपरेंड्स हैं या ऑपरेटर्स हैं वो सब जाके कहाँ स्टोर हो जाते हैं, सीपीयू के रजिस्टर्स में स्टोर हो जाते हैं। तो जितनी सीपीयू के पास की मेमोरी में जितना डेटा पहुंचाते जाएंगे आपकी प्रोसेसिंग स्पीड इसीलिए कहा जाता है कि उतनी ज्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि सीपीयू को जो इंस्ट्रक्शन चाहिए वो फटाफट ढूंढ के आप उसे पहुंचा देते हैं, फटाफट ओएस उसे ढूंढ के सीपीयू को पहुंचा देता है। तो यानी सेकेंडरी मेमोरी में से डेटा उठ के आता है मेन मेमोरी में, फिर मेन मेमोरी में से डेटा उठ के आता है कैश मेमोरी में, और कैश मेमोरी में भी हम जैसे कि बात कर रहे हैं कि यहाँ पे 3 लेवल की बात करी गई है, राइट। तो अब हमारी दोनों यहाँ पे आप देखिए तो हमारे ये जो दोनों चीजें, एक तो आपको पता है कि सेकेंडरी मेमोरी ये हम कह रहे थे साइज और एक्सेस टाइम के बीच में ट्रेड ऑफ हो रहा है, मतलब हम एक को मैनेज कर रहे हैं तो दूसरा हमारा गड़बड़ हो जा रहा है, राइट। और तीसरी चीज हमें किस पे फोकस करना है, पर यूनिट कॉस्ट पे भी फोकस करना है। तो आप देखो कि जो हिरार्की हमने यहाँ यूज करी ना, इस हिरार्की से आपको ये पता चलेगा कि हमारी ये सारी जो चीजें हैं वो अचीव हो रही है, साइज भी अचीव हो रहा है हमारा, एक्सेस टाइम भी अचीव हो रहा है और पर यूनिट कॉस्ट भी अचीव हो रही है। कैसे, जैसे कि आपको पता है कि सेकेंडरी मेमोरी की कॉस्ट जो है कंपैरिजन टू मेन मेमोरी और कैश मेमोरी काफी कम होती है, राइट। तो हम इस तरह का कुछ आर्किटेक्चर यूज करके, है ना, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, क्योंकि मेन मेमोरी हमें कितनी जीबी की लगानी है वो भी हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा काम वर्कलोड कितना है, हमें कितना फास्ट प्रोसेसिंग चाहिए, कितनी ज्यादा हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो सीपीयू फास्ट करे उस मोड पे। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम ये सारी चीजें डिसाइड कर सकते हैं। तो हमें जितना सेकेंडरी मेमोरी चाहिए उतने ज्यादा साइज का, उतनी स्टोरेज कैपेसिटी की हम सेकेंडरी मेमोरी रख सकते हैं। जितना हमें स्पीड प्रोसेसिंग, हमें स्पीड चाहिए, प्रोसेसिंग स्पीड हमें बहुत अच्छी चाहिए, तो उस हिसाब से हम मेन मेमोरी और कैश मेमोरी डिसाइड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, वी कैन सी हियर कि जो हमारी तीनों ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये जो तीनों ऑब्जेक्टिव हैं, साइज, एक्सेस टाइम और पर यूनिट कॉस्ट, ये तीनों पूरा हो रहा है। साइज लार्जर मिल गया हमें सेकेंडरी मेमोरी के थ्रू, राइट। अब हमें मैनेज करना था कि एक्सेस टाइम कम हो, तो हमने जो ये हिरार्की ऑफ मेमोरी यूज करी वो यही काम हमारा कर रही है कि एक्सेस टाइम को हमारे कम कर दे रही है। तो सीपीयू को जो अब फर्दर प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है वो पहले से ही सेकेंडरी मेमोरी से उठ के मेन मेमोरी में आ जाता है और फिर मेन मेमोरी से उठ के कैश मेमोरी में आ जाता है। तो जो सीपीयू के लिए हमें फटाफट इंस्ट्रक्शन चाहिए वो फटाफट इंस्ट्रक्शंस हम जो है लेके और सीपीयू को दे देते हैं प्रोसेसिंग करने के लिए। तो हमारा एक्सेस टाइम भी जो है वो कम हो गया। एंड डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट हम अपना कॉस्ट का देख के और अपनी रिक्वायरमेंट का देख के ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस साइज की सेकेंडरी मेमोरी चाहिए और किस साइज की मेन मेमोरी चाहिए और हमें कैश मेमोरी किस तरीके की चाहिए। तो इस तरह का जो आर्किटेक्चर हमने यूज करते हैं कंप्यूटर में, जो हम ये मेमोरी हिरार्की यूज करते हैं, ये हमें हेल्प करती है कि हमारी जितने भी डिजायर्ड आउटकम हमें चाहिए वो सारे डिजायर्ड आउटकम हमें मिल जाए। लेकिन एक चीज यहाँ पे और भी जानना इंपॉर्टेंट है कि जो कैश मेमोरी का डिस्कशन करते हैं, ये कैश मेमोरी का डिस्कशन पूरा पूरा जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर सब्जेक्ट है वहां पे करते हैं। तो बेसिकली जब हम ओएस की बात कर रहे हैं तो ओएस में हम बेसिकली बात करेंगे मेन मेमोरी के बारे में, राइट। कैश मेमोरी का जो पूरा डिस्कशन होता है कि किस तरह से कैश मेमोरी यूज होती है, कैसा आर्किटेक्चर है, इसकी कैसे एप्लीकेशन हम यूज कर पाते हैं, राइट। ये सारी डिस्कशन जो है हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर में करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम बेसिकली किस मेमोरी के बारे में बात करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम में हम बात करेंगे मेन मेमोरी के बारे में। तो वी हैव टू डू ऑल द डिस्कशन फॉर द मेन मेमोरी,
राइट। यहाँ कैश मेमोरी इसलिए बीच में मैंने लगाया क्योंकि ऑब्वियसली एक दिमाग में आपको आएगा कि हायरार्की ऑफ मेमोरी बता रहे हैं, लेकिन हम तो कैश मेमोरी भी यूज करते हैं, तो कैश मेमोरी कहाँ चला गया इस हायरार्की में से। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव कि मैंने यहाँ पे कैश मेमोरी भी आपको जो है इसमें रख रखा है, इस पिक्चर में, इस इमेज में मैंने कैश मेमोरी भी रखा हुआ था, राइट। तो अब इसमें अगर अब एक छोटा सा एग्जांपल है, इससे हम समझ सकते हैं कि जब सीपीयू ओएस जो है, जब सीपीयू के लिए इंस्ट्रक्शंस को डायरेक्टली, प्रोसेस को डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी से फेच करता है, तो क्या एक्सेस टाइम उसको लगेगा। और अगर हमने ये आर्किटेक्चर यूज कर लिया, मेन मेमोरी वाला कंसेप्ट हमने बीच में यूज कर लिया, तो उसे एक्सेस टाइम कितना लग रहा है, राइट। तो इन दो, इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली मेन मेमोरी को यूज करने का ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, और कैसे हम जो ये डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसे हम अचीव कर पा रहे हैं बाय दिस आर्किटेक्चर। मेमोरी का जो आर्किटेक्चर यूज करते हैं, तो किस तरह से हम ये अचीव कर पा रहे हैं। तो मान लो कि एक्सेस टाइम ऑफ मेन मेमोरी जो है वो है 10 मिली सेकेंड्स, राइट। यानी अगर मेन मेमोरी में से हम डेटा एक्सेस करते हैं तो जो एक्सेस टाइम हमें लगता है दैट इज द 10 मिली सेकेंड। सेकेंडरी मेमोरी से जो हम डेटा एक्सेस करने अगर पहुंचेंगे तो हमें लगेगा कि कितना टाइम लग जाएगा, 100 मिली सेकेंड लग जाएगा। ऑल्दो सच बताएं तो यहाँ पे तो 10 मिली सेकेंड और 100 मिली सेकेंड रखा है, लेकिन मेन मेमोरी को जो टाइम लगता है एक्सेस टाइम वो और भी ज्यादा कम लगता है। यहाँ तो एग्जांपल में हमने लिख दिया है 10 मिली सेकेंड, लेकिन मेन मेमोरी से जो एक्सेस करते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले एक्सेस टाइम बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, राइट। वो उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी मेन मेमोरी आप कितने जीबी की यूज कर रहे हो, 4 जीबी की यूज कर रहे हो, है ना, और आप सेकेंडरी मेमोरी कितने की यूज कर रहे हो, 1 टेराबाइट की यूज कर रहे हो। तो आप यही देख सकते हो कि स्टोरेज कैपेसिटी में ही कितना फर्क हो गया। तो जब स्टोरेज कैपेसिटी में फर्क हो गया तो ऑब्वियसली एक्सेस टाइम में भी बहुत ज्यादा फर्क आएगा। तो सेकेंडरी मेमोरी में से अगर आप कुछ प्रोसेस जो है या इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और उसके कंपैरिजन में अगर आप मेमोरी मेन मेमोरी में से जो है वो एग्जीक्यूट कर फेच करते हो, इंस्ट्रक्शंस को फेच करते हो या प्रोसेस को फेच करते हो, तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा। जितनी ज्यादा कैपेसिटी मेमोरी की उतना एक्सेस टाइम हमारा बढ़ जाता है, जितनी कैपेसिटी हमारी कम हो जाती है मेमोरी की उतना ही एक्सेस टाइम हमारा कम हो जाता है, राइट। तो अगर यहाँ पे मतलब इस फॉर्म में अगर आप कंपेयर करो तो यू कैन से कि सेकेंडरी मेमोरी में एक्सेस टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, 100 मिली सेकेंड लग रहा है, तो मेन मेमोरी में केवल 10 मिली सेकेंड ही लग रहा है, इवन इससे भी कम लगता है। अगर आप कंपेरिजन के फॉर्म में करो तो इससे भी, अगर यहाँ 100 ले रहा है तो हो सकता है ये 6 मिली सेकेंड ही ले, या 5 मिली सेकेंड ही ले, या 7 मिली सेकेंड, इससे भी कम हो सकता है, राइट। उसके बाद कहा गया कि जो हिट परसेंटेज है इन मेन मेमोरी, एमएम जो शो कर रहे हैं हम वो मेन मेमोरी के लिए शो कर रहे हैं, तो जो हिट परसेंटेज है वो करीबन 90% है। हिट परसेंटेज का क्या मतलब होता है, हिट परसेंटेज का मतलब ये होता है कि अगर मेन मेमोरी में आप 100 बार हिट करते हो डेटा को फाइंड आउट करने के लिए या इंस्ट्रक्शन या प्रोसेस को फाइंड आउट करने के लिए, राइट, तो उसमें से 90%, 90 टाइम यू गेट सक्सीडेड। केवल 10 टाइम ऐसा है कि उस केस में डेटा या इंस्ट्रक्शन आपको मेन मेमोरी में नहीं मिला और आपको उसको सेकेंडरी मेमोरी से लेके आना पड़ रहा है रन टाइम पे। फिर से मेरी बात को फिर से बहुत ध्यान से सुनिएगा। हिट परसेंटेज इन मेन मेमोरी, हिट परसेंटेज इन मेन मेमोरी में 90% अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि 100 टाइम्स अगर मेन मेमोरी में आप प्रोसेस को ढूंढने जाते हो, इंस्ट्रक्शन को ढूंढने जाते हो, तो 90 times you will be succeeded, OS will be succeeded to get the process or instruction from the main memory। 10% ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो मेन मेमोरी में ना होके सेकेंडरी मेमोरी में हो, है ना। तो यानी इन दैट केस क्या होगा, ये अगर कोई डेटा, कोई इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी में नहीं मिलती तो रन टाइम पे ही वो कहाँ से उठानी पड़ती है इंस्ट्रक्शन और प्रोसेस, जाके आपको सेकेंडरी मेमोरी में से उठानी पड़ती है, राइट। तो यहाँ पे एक एवरेज एक्सेस टाइम का, और ऑब्वियसली इसमें पेनाल्टी भी फिर हमें पे करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप कोई इंस्ट्रक्शन आओगे मेन मेमोरी में ढूंढने के लिए, 90% है कि आपको मिल जाएगा, राइट, लेकिन वो 10% तो ये भी है ना कि आपको नहीं मिलेगा और वो सेकेंडरी मेमोरी में मिलेगा, है ना। तो आपने पहले तो मेन मेमोरी में भी तो ढूंढने का पेन लिया ना, तो मेन मेमोरी में ढूंढा और वहां नहीं मिला और फिर आप सेकेंडरी मेमोरी में गए, तो यानी ये पेनाल्टी तो आपको इन दैट केस पे करनी पड़ती है। अगर वो मेन मेमोरी में नहीं मिल रहा तो ऑब्वियसली आपका क्या हुआ, डेटा वहां मिला नहीं, तो वो पेनाल्टी गई आपकी कि डेटा वहां आपको मिला नहीं और फिर आप उसको सेकेंडरी मेमोरी में ढूंढने गए। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से एवरेज एक्सेस टाइम
निकालने के लिए फॉर्मूला बनाया गया कि 90% है तो 0.9 मल्टीप्लाई 10 कर दिया, ये क्या है 10 मिली सेकेंड इज एक्सेस टाइम फॉर द मेन मेमोरी। तो ये काम तो हो गया आपका मेन मेमोरी का, लेकिन 10% प्लस प्लस ये एवरेज एक्सेस टाइम निकल रहा है कि मतलब एवरेज एक्सेस टाइम लगभग इतना लगेगा इंस्ट्रक्शंस को जो है फेच करने के लिए, राइट। मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन जब हम फेच करते हैं तो लगभग एवरेज एक्सेस टाइम हमें इतना लगने वाला है। 10 मिली सेकेंड तो दिया ही हुआ है, लेकिन एवरेज कितना लग सकता है तो वो हम यहाँ निकाल रहे हैं। तो इन दैट केस 0.9 तो हो गया आपका 90% के लिए कि 0.9 और उस तब आपको कितना मल्टीप्लाई 10 मिली सेकेंड यानी 10 मिली सेकेंड लगना है मेन मेमोरी से फेच करने के लिए। प्लस फिर लेकिन आपको अगर नहीं मिला तो उसकी पेनाल्टी भी तो है, 10% ऐसा है कि नहीं मिला, राइट। तो 0.1 और फिर मल्टीप्लाई करा 0.1 तो आपका रिमेनिंग रह गया कि 10% शायद वो सेकेंडरी मेमोरी में होगा तो 0.1 हो गया। फिर आपको जो 100 मिली सेकेंड इसमें लगना है उसमें प्लस 10 और करना पड़ेगा क्योंकि उसने पहले यहाँ ढूंढा था, राइट। ओएस ने इंस्ट्रक्शन को पहले यहाँ ढूंढा था तो यानी उसने 10 मिली सेकेंड यहाँ पे निकाल दिए हैं और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन उसे प्रोसेस उसे यहाँ नहीं मिला है तब वो सेकेंडरी मेमोरी में ढूंढने आया है। तो इस 10 को 100 मिली सेकेंड में आपको ऐड करना पड़ेगा, राइट। फिर से मैं बता रही हूँ कि हम कैसे एवरेज एक्सेस टाइम निकाल रहे हैं। 0.9 क्योंकि 90% है तो 0.9 मल्टीप्लाई 10 करा हमने, 10 मिली सेकेंड जो है मेन मेमोरी में ढूंढने का एक्सेस टाइम है। प्लस फिर 10% ये भी है कि फेलर भी हो सकता है कि डेटा मेन मेमोरी में इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी में ना मिले, राइट। तो प्लस 0.1 और उसके बाद हमें सेकेंडरी मेमोरी में कितना लग रहा है 100 मिली सेकेंड लग रहा है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में जब ढूंढने आए थे तो 10 मिली सेकेंड की पेनाल्टी पहले भी पे कर चुके हैं क्योंकि ओएस ने पहले इसमें भी ढूंढा था तो 10 मिली सेकेंड उसको यहाँ भी लगे थे एक्सेस टाइम। तो 10 प्लस 100 कर दिया और जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो विल फाइंड आउट कि आपको 20 मिली सेकेंड्स मिल रहे हैं, राइट। तो यानी आप देखो कितना टाइम कम हो गया अगर ओएस जो है सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देने के लिए एग्जीक्यूशन के लिए इंस्ट्रक्शन देने के लिए अगर सेकेंडरी मेमोरी में जाके ढूंढता तो उसे लगते 100 मिली सेकेंड, राइट। लेकिन जो स्ट्रक्चर अब हम यूज कर रहे हैं उस केस में उसे एवरेज एक्सेस टाइम कितना लग रहा है 20 मिली सेकेंड लग रहा है। तो वी हैव रिड्यूस्ड द एक्सेस टाइम बाय यूजिंग दिस आर्किटेक्चर। इस आर्किटेक्चर को यूज करके हमने एक्सेस टाइम को तो अब हमारे पास एक्सेस टाइम को हमने कम कर लिया तो हम देख रहे हैं हमारे पास दोनों ही चीजें हो पा रही है, हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा है और हमने अपना एक्सेस टाइम भी काफी कम कर लिया है। तो इस तरह से हम जो है आर्किटेक्चर यूज करके जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हम अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर बात करें तो मेमोरी मैनेजमेंट में बेसिकली दो इश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। मेमोरी मैनेजमेंट में दो इश्यूज डिस्कस होती है, एक तो स्पेस एलोकेशन के बारे में बात होती है। स्पेस एलोकेशन का मतलब ये हो गया कि सेकेंडरी मेमोरी से आप प्रोसेस को उठा के मेन मेमोरी में लाते हो तो हाउ इट विल बी accommodate into the main memory, how it will be take space into the main memory। कैसे ये सेकेंडरी मेमोरी से जो प्रोसेस उठ के मेन मेमोरी में आ रहे हैं तो मेन मेमोरी में उसे जगह किस तरीके से दोगे आप, स्पेस अलोकेशन किस तरीके से होगी। तो पहले तो इस चीज पे सारा डिस्कशन करना होगा हमें मेमोरी मैनेजमेंट में। दूसरी चीज है एड्रेस ट्रांसलेशन, राइट। एड्रेस ट्रांसलेशन क्योंकि ये ना बेसिक्स है, जो स्पेस एलोकेशन की बात कर रहे हो जो एड्रेस ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं ये हमारा बेसिक है। अगर हमें ये अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो हम आगे जो भी कंसेप्ट्स आते हैं पेजिंग के सेगमेंटेशन के वो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। तो इन चीजों को हमें बहुत ध्यान से समझते हुए जो है आगे बढ़ते जाना है, राइट। तो अब अगर आप देखो तो यहाँ पे पहला तो मैंने आपको बताया कि हमें डिस्कस करना है कि जो सेकेंडरी मेमोरी में से प्रोसेसेस उठ के मेन मेमोरी में आएंगे तो उनको हम वहाँ अलोकेशन कैसे करेंगे, किस तरह से वो मेन मेमोरी में अलोकेट होंगे। दूसरी चीज जो हमने डिस्कस करनी होगी वो दूसरी चीज हमने डिस्कस करनी है कि एड्रेस ट्रांसलेशन कैसे होगा। रीजन सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करता है वो सेकेंडरी मेमोरी के लिए स्पेस जनरेट करता है और सेकेंडरी मेमोरी के लिए जो स्पेस जनरेट स्पेस बोल रही हूँ मैं एड्रेस, राइट। सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करता है सेकेंडरी मेमोरी के लिए वो होता है लॉजिकल एड्रेस और सीपीयू जो है ना सेकेंडरी मेमोरी के लिए ही एड्रेस जो है वो जनरेट करता है और उस केस में सीपीयू विल बी जनरेटेड द लॉजिकल एड्रेसेस फॉर द सेकेंडरी मेमोरी, राइट। लेकिन जो मेन मेमोरी है वो मेन मेमोरी के लिए हमें चाहिए फिजिकल एड्रेस। मेन मेमोरी में से हम कैसे निकाल पाएंगे इंस्ट्रक्शंस को, फिजिकल एड्रेस के थ्रू निकाल पाएंगे। तो अब क्या करना पड़ेगा, सीपीयू ने जो
उसने सीपीयू ने जनरेट करा कि भाई लॉजिकल एड्रेस इतने पे ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो स्टोर हैं जो मुझे चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, राइट। इस तरह से सीपीयू ने बता दिया कि लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर दिया कि ये इंस्ट्रक्शंस चाहिए और वो सेकेंडरी मेमोरी पे इस जगह पे स्टोर है, तो उसने उसके लिए लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर दिया। लेकिन हमें क्योंकि एक्सेस टाइम कम करना था और सीपीयू को जो है फटाफट इंस्ट्रक्शन देनी थी, तो हम ऑलरेडी उस प्रोसेस को उठा के लाके मेन मेमोरी में रख चुके। तो मेन मेमोरी में किस फिजिकल स्पेस पे हमने वो इंस्ट्रक्शन रखी है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉजिकल एड्रेस का एड्रेस ट्रांसलेशन करना पड़ेगा फिजिकल एड्रेस में, तभी हमें वो इंस्ट्रक्शन जो सीपीयू को रिक्वायर्ड है इंस्ट्रक्शन, उस इंस्ट्रक्शन को हम मेन मेमोरी में से फेच करके सीपीयू को दे पाएंगे। तो इसका मतलब एड्रेस ट्रांसलेशन भी बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ दो चीजें हमने देख ली कि जब हम मेमोरी मैनेजमेंट की बात करेंगे तो दो इश्यूज जो हैं वो अच्छे से डिस्कस होने चाहिए, आपको क्लियर होने चाहिए। एक तो स्पेस एलोकेशन और दूसरा एड्रेस ट्रांसलेशन। स्पेस एलोकेशन मतलब प्रोसेसेस सेकेंडरी मेमोरी से लाके मेन मेमोरी में किस तरह से स्टोर करे जाएंगे। एड्रेस ट्रांसलेशन मतलब सीपीयू जनरेटेड लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट कैसे करेंगे ताकि मेन मेमोरी में जो प्रोसेस आके स्टोर है वो हम उठा के सीपीयू को एग्जीक्यूट करने के लिए दे सके, राइट। तो इस तरह से हमें यहाँ पे दो चीजों को डिस्कस करने की जरूरत पड़ने वाली है, राइट। अब आइए नेक्स्ट की मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। मेमोरी एलोकेशन आप सबको पता है, मींस द मेथड इन विच हाउ प्रोसेसेस आर गेटिंग स्पेस इनटू मेन मेमोरी व्हेन एक्सेस फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में से जब प्रोसेसेस को जो है एक्सेस करा गया तो अब वो मेन मेमोरी में लाके किस तरीके से स्टोर करे जाएंगे। तो ये दो तरीके का होता है, एक तो होता है कंटीगस मेमोरी एलोकेशन और दूसरा है नॉन कंटीगस मेमोरी एलोकेशन। तो एक एक करके हम दोनों के बारे में देखेंगे। कंटीगस मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये हो गया कि पूरा प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी में से आपने उठाया और उसे लाके मेन मेमोरी में कंटिन्यूएशन में उसको जगह दे दिया आपने, राइट। पूरा प्रोसेस आपने सेकेंडरी मेमोरी में से उठाया, पूरे प्रोसेस को जो प्रोसेस सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने के लिए जाने वाला है उस प्रोसेस को, क्योंकि ऑब्वियसली सीपीयू शेड्यूलिंग आप यूज करेंगे तो यानी प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी में से आपको फेच करके मेन मेमोरी में लाना है और मेन मेमोरी से आपको सीपीयू तक पहुंचाना है। तो सेकेंडरी मेमोरी से जो प्रोसेस आना है उस पूरे प्रोसेस को आपने फेच करा और जो मेन मेमोरी है उसमें आपने उसे कंटिन्यूएशन में स्पेस दे दी, राइट। और इसके लिए यानी आपको पहले से ही अंदाजा है कि मैक्सिमम साइज यहाँ पे मैंने लिखा ना, एंड यू नीड टू also estimates the maximum size। चाहे आप प्रोसेस की बात करें या फाइल की बात करें, तो जो भी आप लाके स्टोर करने वाले हैं उसका मैक्सिमम साइज कितना है वो मैक्सिमम साइज आपको पता होना चाहिए। वो मैक्सिमम साइज का की लोकेशन आप जो है आके मेन मेमोरी में उस फाइल को या उस प्रोसेस को पूरा दे देंगे। तो यानी आपने उस प्रोसेस को ब्रेक नहीं करा है, सेगमेंट्स में नहीं करा, वो प्रोसेस पूरा आया है और पूरा आके कंटिन्यूएशन में मेन मेमोरी में स्टोर हो गया। तो दिस इज द कंटीगस मेमोरी एलोकेशन। फॉर एग्जांपल हम एरे करते हैं, राइट। हम एरे करते हैं और हमने यहाँ पे देखिए कितने एलिमेंट्स ले लिए, हमने यहाँ पे 6 एलिमेंट्स ले लिए। तो हमने एक एरे दे दिया कि एक एरे है जिसमें 6 एलिमेंट रहेंगे। तो अब इस एरे को मेमोरी में कैसी जगह मिलती है, आपको बहुत अच्छे से ये चीज पता है बिकॉज आप अभी तक बहुत सारी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस कर चुके हैं, तो दैट यू नो इट वेरी वेल कि मेमोरी में एक कंटिन्यूएशन में इस एरे को जगह दे दी जाती है, राइट। तो बस आपको क्या होता है, बेस एड्रेस पता होना चाहिए। और ऑब्वियसली जब आप ये एरे करते हैं तो मतलब एरे जब डिफाइन करते हैं तो बेस एड्रेस आपके पास आ जाता है। इस बेस एड्रेस के बेसिस पे आप किसी भी एलिमेंट को बहुत इजीली एक्सेस कर लेते हैं। यानी जब आपने एरे जो है डिफाइन करा तो मेमोरी में इसे कंटिन्यूएशन में स्पेस मिल गई। कंटिन्यूएशन में 6 एलिमेंट, क्योंकि आपने एरे का साइज कितना रखा है, 6 रखा है, तो कंटिन्यूएशन में 6 एलिमेंट्स जो है जाके स्टोर हो सकते हैं। अगर आपने ए का डेटा टाइप इंट रखा है तो यानी हर एलिमेंट कितना लेगा, 2 बाइट लेगा। यानी यहाँ पे 2 बाइट ऑक्यूपाई है, ये 2 बाइट ऑक्यूपाई है, ये 2 बाइट ऑक्यूपाई है। तो इस तरह से 12 बाइट की एक कंटिन्यूएशन एलोकेशन, एक कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन जो है वो एरे ए को दे दी गई है।
और जो एरे ए है इसका बेस एड्रेस जो है आपको पता होता है, तो अगर आपसे कहा जाए कि आप इसके थर्ड एलिमेंट को बताइए कि कहाँ पे स्टोर है, तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत इजी है, आप बेस एड्रेस में +4 कर देंगे तो आप इसके थर्ड एलिमेंट को इजिली एक्सेस कर लेंगे। तो आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फास्ट एक्सेस, जब कंटिन्यूएशन में आप स्टोर करते हो तो एलिमेंट्स का जो या इंस्ट्रक्शन का जो एक्सेस है वो बहुत आपका फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे फास्ट एक्सेस ऑफ एलिमेंट है कि आपने कंटिन्यूएशन में स्पेस दे दी है तो आप फटाफट आपको जो सा एलिमेंट चाहिए आप वहां से एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कैसे कि मान लो आपके पास, इस एग्जांपल में आप समझने की कोशिश करो कि आपके पास जो है वो 10 KB की स्पेस है और इस 10 KB में से 2 KB ऑलरेडी किसी प्रोसेस ने ऑक्यूपाई कर रखा है, राइट। तो आपके पास 4 KB इधर खाली पड़ा हुआ है और 4 KB इधर खाली पड़ा है। इन टोटल अगर आप बात करें तो इन टोटल आपके पास जो है 8 KB की जगह जो है वो खाली पड़ी है, लेकिन एक 5 KB की फाइल को आप यहाँ पे अकोमोडेट नहीं करा सकते, क्योंकि आपने कहा कि कंटिन्यूअस आपको मेमोरी एलोकेशन चाहिए। तो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में आपके पास 5 KB की जगह कहीं पर भी खाली नहीं है। तो इन दैट केस इन टोटल 8 KB की जगह होते हुए भी आप एक 5 KB की फाइल को, एक 5 KB के प्रोसेस को इसमें स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। तो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हमें देखना पड़ता है वो है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। और इससे हम जब नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में जाते हैं तो इससे हमें निजात मिल जाती है, हमें सॉल्यूशन मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसेस को क्या करते हैं, प्रोसेसेस को छोटे छोटे पार्ट में आप डिवाइड करके मेमोरी में जहां जगह खाली होती है वहां पे आप इसे ले जाके स्टोर कर देते हैं। एंड लिंक लिस्ट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर इट। आपको पता है कि आप यहाँ पे डेटा स्टोर करा और जो नेक्स्ट डेटा स्टोर कर रहे हैं उसका जो एड्रेस है, उस नोड का एड्रेस है वो इसके पास है। तो इसी तरह से आपने प्रोसेसेस को सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, प्रोसेसेस को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट को यहाँ स्टोर करा, दूसरे पार्ट को यहाँ स्टोर करा, और इस नोड का एड्रेस जहां पे मतलब ये पार्ट प्रोसेस का स्टोर है, इसका एड्रेस किसके पास है, पहली वाली नोड के पास है। तो इस तरह से नॉन कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशन भी आप कर सकते हैं। तो इससे आपकी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन वाली प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। यू कैन सी हियर कि अब हम इजिली जो हमारी 5 KB की फाइल कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में फिट नहीं हो पाई थी, वो बहुत इजिली नॉन कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में फिट हो पा रही है। 4 KB आपने इसको यहाँ फिट कर दिया और जो रिमेनिंग 1 KB था वो आपने ले जाके यहाँ पे फिट कर दिया। और इसके पास इस वाले ये जो एड्रेस, इसका इस वाले पार्ट का जो एड्रेस होगा वो किसके पास होगा, वो यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे पॉइंटर के थ्रू आपने दिखा दिया। तो यानी नॉन कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में 5 KB की फाइल आई, 4 KB उसको यहाँ खाली मिला तो उसने 4 KB यहाँ पे प्रोसेस को स्टोर कर दिया, और 1 KB उसको यहाँ खाली मिला तो 1 KB उसने यहाँ स्टोर कर दिया, और पॉइंटर के थ्रू इसके पास ये जो रिमेनिंग 1 KB फाइल जहाँ पे स्टोर करी है, प्रोसेस स्टोर कर रहा है, इसका एड्रेस आपने इस पॉइंटर के थ्रू मेंटेन कर लिया है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशन का जो ड्रॉबैक था वो नॉन कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में सॉल्व हो गया। लेकिन ऑब्वियसली फिर आपका जो एक्सेस ऑफ एलिमेंट है वो बहुत स्लो हो जाएगा, क्योंकि अब आप डायरेक्टली जाके किसी एलिमेंट को फेच नहीं कर सकते, डायरेक्टली जाके प्रोसेस के किसी पार्ट को फेच नहीं कर सकते। आपको ट्रैवर्सिंग जो है वो पहले नोड से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, और लिंक लिस्ट में आपको ये चीजें पता है कि अगर मुझे इस वाले नोड पे जाना है, इस वाले एलिमेंट पे जाना है, तो मुझे ट्रैवर्सिंग फर्स्ट नोड से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो इन दैट केस जो एक्सेस ऑफ एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है अगर आप नॉन कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशन की बात करेंगे। तो आज इस वीडियो में, इस प्रेजेंटेशन में हम इतना ही रखेंगे। हमने आज बेसिक्स ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट देख लिया, और ये देख लिया कि अगर हम स्पेस एलोकेशन की बात करते हैं तो वी हैव 2 स्कीम्स, contiguous memory allocation and non-contiguous memory allocation. Next session में, next video में हम contiguous memory allocation को continue करेंगे। For today this is enough for आप PPT से रिवाइज करिए, और जो भी आपको डाउट्स है you may ask me. Thank you so much. This is for the today.